भाजपा नरेंद्र मोदी को तीसरी बार सत्ता में आने का दावा कर रही है और भी कई एनालिसिस जो करते रहते हैं पॉलिटिकल, उनका भी कहना है। मगर अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद से कर दी है कि 2024 को लेकर आने का दावा। उसी के निमित्त अभी बात करने आए हैं राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं करुणा सागर जी, पूर्व डीजीपी भी रहे हैं, इनका एक परिचय यह भी है। बाकी अभी हम जरा सवाल ले लेते हैं। मोदी जी ने जिस प्रकार से दावा किया है, आपका इंडिया जो घटक दल है वह कब तक टिक पाएगा या कैसे टिक पाएगा, ये बड़ा प्रश्न उठ रहा है। देखिए रविकांत जी, मोदी जी सपनों के सौदागर हैं और कल भी अपने भाषण में वो कुछ देशवासियों को सपने दिखा रहे थे। लेकिन अगर आप पहले टर्म की बात करें, जब आप पहली बार प्रधानमंत्री बनना चाह रहे हैं तो आप सपनों की बात कर सकते हैं। लेकिन जब आप तीसरी बार की बात करते हैं तो आपको पिछले 2 टर्म में आपने क्या क्या किया उसका लेखा जोखा देना पड़ेगा। आपका जो 2014 का जो घोषणा पत्र था, 2019 का घोषणा पत्र था, उसके बारे में बताना पड़ेगा। और देखिए हमारे देशवासी बड़े इमोशनल होते हैं और कई बार वो सपनों पर विश्वास कर लेते हैं, लेकिन जब सपने टूटते हैं तो बड़ा दर्द होता है। और आज देशवासियों की वही हालत है। मैं आपको एक एक वर्ग के हिसाब से बताने की कोशिश करता हूं कि आज देश के विभिन्न वर्गों की क्या सोच है। देखिए, किसानों की बात लीजिए तो मोदी जी ने क्या वादा किया था, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी। आज हालत ये है कि किसानों के एमएसपी पर सरकार कुछ वादा करने से कतराती है। किसानों की जो लागत है वो बढ़ गई है और जो विक्रय का जो मूल्य मिलना चाहिए वो कमता जा रहा है। किसान परेशान है। और किसान बिल की बात तो आपने देखी थी कि 750 किसानों को कुर्बानी देनी पड़ी किसान बिल को वापस लेने के लिए। मजदूर जो हमारे श्रमवीर हैं, जो मेहनतकश हैं, उनकी बात कीजिए तो जब डीमोनेटाइजेशन हुआ तो जो हमारा मीडियम, माइक्रो और स्मॉल इंडस्ट्रीज था वो बिल्कुल बैठ गया। और ये इंडस्ट्री का वो सेक्टर है जो सबसे ज़्यादा रोजगार देता है, तो हमारे मजदूर बेरोजगार हो गए। आप मध्यम वर्ग की बात लीजिए। आज जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है उससे मध्यम वर्ग पूरी तरह से परेशान है। अब एक पेट्रोल और डीजल मध्यम वर्ग के लिए बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि मध्यम वर्ग गाड़ी रखते हैं, चाहे वो 2 व्हीलर्स हो या 4 व्हीलर्स हो, उसको अपने जहाँ भी काम करते हैं वहाँ जाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो 1 साल पहले मोदी जी ने कहा था, बीजेपी की सरकार ने कहा था कि जो क्रूड ऑयल का जो दाम है और जो पेट्रोल का प्राइस होगा या डीजल का प्राइस होगा वो जुड़ा रहेगा। 1 साल पहले क्रूड ऑयल अपने हाइट पर था। पिछले 1 साल में जो ऑयल गैस कंपनियां हैं, और ये सरकारी डेटा में बता रहा हूं, उन्होंने लगभग $50 बिलियन पेट्रोलियम पदार्थों में बचाया है। लेकिन पिछले साल में पेट्रोल का प्राइस सेंचुरी पार कर गया था और आज तक कोई रियायत नहीं दी गई है। और देखिए रविकांत जी, मुझे मेरी बात पूरी करने दीजिए। ये रियायत देंगे, ये रियायत कब देंगे? जब चुनाव का समय आएगा। चुनाव घोषणा के ठीक पहले एक अच्छा खासा 10 रुपये 20 रुपये की कटौती की जाएगी, ताकि लोग पिछला दर्द भूल के और उनको मान लें। तो हमने ये बताया। अब देखिए सरकारी कर्मचारियों की बात लीजिए। सरकारी कर्मचारी ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग बहुत दिनों से कर रहे हैं। कई राज्यों ने, जहां विपक्ष की सरकारें हैं, उनको मिल भी गया है। कांग्रेस ने प्रॉमिस भी किया है कि जब भी, राहुल गांधी जी ने खुद बोला है, जब भी सरकार आएगी। प्रॉमिस क्यों की? सर मैं यहाँ पे रोकना चाहूँगा। एक दो तो सवाल वहाँ पे हमको आ रहा था, मगर आपकी बातें कंप्लीट हो जाए। कांग्रेस भी तो 2004 से 14 तक सरकार में थी, तो कर देती वहाँ पर, ये क्यों देरी की? नहीं, ये सवाल उठ सकता है। देखिए
पहले तो ओल्ड पेंशन स्कीम था ही। मुझे पेंशन मिल रहा है, ये पेंशन स्कीम तो बाद में हटाया गया है। वाजपेयी जी के समय में हुआ था, तो कांग्रेस उसके नहीं बाद नहीं, आई। वाजपेयी जी के समय नहीं हुआ था, उसके बहुत बाद में ये पेंशन स्कीम हटाया गया है। और कांग्रेस ने अपनी बात को सुधार लिया, और इसीलिए कई राज्यों में जहां विपक्ष की सरकारें हैं वहां ओल्ड पेंशन स्कीम को बहाल किया गया। तो जो मांग थी उसको मान लिया आप गया। लोग भी लॉलीपॉप दे रहे हैं। नहीं, हम लॉलीपॉप नहीं दे रहे। और देखिए, इस काल में महिलाओं की स्थिति देखिए। महिलाएं आज जो एक बजट, हर घर का बजट महिलाएं तय करती हैं। घर के जो चूल्हा चौकी का जो दारोमदार होता है वो महिलाओं पर होता है। आज महिलाएं सब्जी तक खरीद नहीं पा रही हैं। हर चीज़ जो महिलाओं को अपने किचन में चाहिए वो महंगा हो रहा है। और ये महंगाई की मार तो हो ही रही थी, उसके साथ साथ मणिपुर की घटना ने इस देश की पूरी महिलाओं को शर्मसार कर दिया है। तो आज खुश कौन है? पूंजीपति वर्ग खुश है। पिछले एक साल में, अगेन मैं सरकार का डेटा दे रहा हूं, 2 लाख से ज्यादा, 2 लाख करोड़ से ज्यादा रुपया जो बैड डेट्स के तौर पर बैंकों ने माफ किया है। ये कोई गरीब या मध्यम वर्ग का नहीं था, ये जो बहुत धनाढ़ वर्ग जो इस देश का है उसके करों को माफ किया गया है। और क्यों किया गया है? क्योंकि ये लोग बीजेपी को फाइनेंस करते हैं। और आज जिस तरह का आप एडवर्टीजमेंट देखते हैं, या दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर जिस तरह का ऑफिस देखते हैं, या देश के हर जिले में बीजेपी का ऑफिस देखते हैं, वो इन्हीं के पैसों से बन रहा है। तो अमीर खुश हो रहा है, गरीब वर्ग और भी ज्यादा आरोप दुखी है। कांग्रेस पर लगती थी। नेहरू गांधी परिवार के ज़्यादा स्टैचू और तमाम चीज़ों पर काफ़ी खर्च किया करते थे। भाजपा अपने नेताओं पर। देखिए, मैं आज के संदर्भ में बात कर रहा जी, हूँ, आज। क्योंकि हम लोग 24 की बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री अपने तीसरे टर्म की बात कर रहे हैं। अब लीजिए, देश की तो यह हालत है। हालांकि देश की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, हम लोग इस पर घंटों चर्चा कर सकते हैं। विदेश नीति देखिए, एक बात हमेशा बीजेपी कहना चाहती मैं है कि इन विदेश मुद्दों के साथ रोकना चाहूँगा। 2019 में भी कमोवेश महंगाई और भी ऐसे तमाम चीज़ें, तेल और कई राष्ट्रीय नीति के तहत ही मोदी पर कई आरोप लगे थे कि बिजनेसमैन ये वो, मगर 19 में पिछली बार से ज़्यादा सीट लाए थे, 14 से ज़्यादा। तो 24 में हो सकता है कि इससे भी ज़्यादा लाएं। क्योंकि 19 में इंडिया नहीं थी और 24 में इंडिया होगी। और इंडिया इन्हीं मुद्दों को, जो आम जनता के मुद्दे हैं, इन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। इन मुद्दों को लेकर जनता तक जाएगी, और जनता इन्हीं मुद्दों पर जो मौजूदा सरकार है उससे सवाल करेगी। और जब सवाल करेगी और उसे जवाब नहीं मिलेगा तो उसका वोट नकारात्मक होगा। इंडिया पर कैसे भरोसा करते हैं? जो दलों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उन लोगों का तो दिल मिल ही नहीं पा रहा है। यहीं देख लें आप, एक ट्रांसफ़र पोस्टिंग का ही जो 2 दिनों पहले जो सिलसिला शुरू हुआ या बातें शुरू हुई, वहीं पर पूरा गर्मा गर्मी है। 2 दल बिहार में ही, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष का बयान कुछ इस प्रकार आया, वो तो सीधे धमकी के अंदाज में बोल रहे थे। तो इसको कैसे आप लोग क्या कहिएगा? कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आप लोगों को मतलब कि क्या बोला जाए उस पर? सीधे तौर पे निशाना ले रहे हैं। नहीं, देखिए रविकांत जी, ये एक बड़ा गठबंधन बन रहा है इंडिया, और ये वर्क इन प्रोग्रेस है। 2 मीटिंगें हुई हैं, बहुत सारी मीटिंगें और भी बाकी हैं, बहुत सारे मुद्दे बाकी हैं। आपने देखा 2 दिन पहले मुख्यमंत्री जी ने भी कहा था कि और भी मीटिंगें होनी हैं, मीटिंगों में हम लोग और भी डिसीजंस लेंगे। तो जहां इतने दल एक साथ हो रहे हैं, आप इस स्तर पर, अगर जिला के स्तर पर और छोटे स्तर पर अगर किसी की बात को लेंगे, तो देखिए ये देश का सवाल है। इस देश के 140 करोड़ जनता के भविष्य का सवाल है, और इसलिए 140 करोड़ जनता के भविष्य की सुरक्षा हो, देश में संविधान की सुरक्षा हो।
आज देखिए बीजेपी सरकार की क्या मंशा हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि ईडी के जो चीफ हैं, जो डायरेक्टर हैं, उनको कार्यकाल जो उनको बढ़ाया गया था वो गलत था और 31 जुलाई को उनका कार्यकाल किसी भी हालत में खत्म हो जाए। कल फिर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी सरकार गई है कि इसमें रियायत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को भी अगर मानने को सरकार तैयार नहीं है तो सरकार के पास कौन सा मौलिक अधिकार या मॉरल अथॉरिटी रह जाता है इस देश की जनता को से रूबरू होने के लिए। देखिए, हिंदुत्व और हिंदुओं के एकत्रीकरण के लिए जो काम भाजपा करती है और उसके तमाम संगठन जो उसके हैं, तो वहाँ पर ऐसा लगता है कि मात खा जाती है आपकी जो इंडिया के घटक दल हैं, यहाँ पर मात खा जाएंगे, जातियों का बंधन टूटेगा और लोग भाजपा की ओर चले जाएंगे। देखिए, भाजपा विभाजन की नीति अपनाती है। नहीं, राजद पर यह आरोप है कि वह जातियों की गोलबंदी करती है, मुस्लिम यादव, ये ज़्यादा। देखिए, जात एक ऐसी चीज है इस देश की राजनीति में जो लगभग हर राज्य में है और जात की राजनीति की बात आप किसी एक दल को नहीं कह सकते हैं। मैं दर्जनों उदाहरण दे सकता हूँ, अलग अलग राज्यों का उदाहरण दे सकता हूँ जहाँ विभिन्न पार्टियाँ जात के कास्ट के समर्थन से राजनीति करती हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन आपने जो हिंदुत्व की बात की वो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। लेकिन इस देश का हिंदू इस देश की सभ्यता और संस्कृति से जुड़ा हुआ है और बहुत ही संवेदनशील है। और वो भाजपा की तरफ हो जाती है, वो भाजपा की तरफ नहीं होगा, क्योंकि जिस वर्ग की हमने बात की, चाहे वो किसान हो, मजदूर हो, ये सारे मुद्दे पीछे छूट जाते हैं सर जब वो हिंदू का ही आता है। नहीं, आप देखिए ना आगे क्या होता है। जिस तरह का माहौल बन रहा है, जिस तरह से अभी पिछले चुनाव में जिस तरह से बीजेपी की हार हुई है, और अभी देखिए 4 राज्य के चुनाव अगले 3-4 महीने में होने वाले हैं और उन चारों राज्यों में बीजेपी की करारी हार होगी, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि जिस तरह की विभाजन की राजनीति ये कर रहे हैं, इससे समाज के लोग खुश नहीं हैं। हम देखिए गांव देहात में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं और उनकी भावनाएं वही हैं जो हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। हम आपको एक ड्राइंग रूम के डिस्कशन की बात नहीं कर रहे हैं, मैं जन भावना की बात कर रहा हूँ और जनता की सोच यही है आज। नहीं, महंगाई हुआ तो हम लोग भी देखते हैं, मगर चुनाव आते आते क्या होता है सर कि हिंदू हिंदू हो जाता है, सारे हिंदू में बना देती है भाजपा। ये चीज़ें देखी गई नहीं, जैसे राम मंदिर और ये तमाम मुद्दों के साथ भाजपा मुखर रही है। नहीं, मैं आप लोग मुखर नहीं हो पाए, ये एक कारण भी है। नहीं, हम विभाजन की राजनीति करते ही नहीं है, हम तो देश को जोड़ने की बात करते हैं, देश लालू जी के पार्टी में है, जमने की संस्कृति की बात करते हैं। हम तो सभी वर्ग को लेके चलना चाहते हैं। हमारे नेता A to Z का नारा देते हैं और हम 2 दिन पहले एक YouTube पे एक चैनल में देख रहे थे, लखनऊ में जो भाजपा की बहुत बड़ी प्रयोगशाला है, एक चाय की दुकान पर एक आप ही की तरह पत्रकार वहाँ पर जो लोग थे उन लोगों की राय शुमारी कर रहे थे और उन्होंने 15-20 लोगों से बात की, जितना हमने देखा सिर्फ एक व्यक्ति ने बीजेपी का समर्थन किया और उससे भी जब पत्रकार ने सवाल किए तो उसके जवाब उनसे नहीं बन पा रहे थे। बाकी सभी लोगों ने बोला कि आगे आने वाले चुनाव में महंगाई और बेरोजगारी ही मुद्दा रहेगी। तो देखिए, आप पत्रकार हैं और आपका एक काम है, लेकिन इसके साथ साथ आप इस देश के नागरिक भी हैं और जो समस्याएं आम जनता के साथ हैं वो समस्या आपके साथ भी है। तो आप खुद भी महसूस कर सकते हैं कि पहले की स्थिति में और आज की स्थिति में कितना परिवर्तन हुआ है। जी, चलिए, तो इस बार महंगाई और बेरोजगारी मुद्दा रहने वाले हैं। बाकी और तमाम बातें करुणा सागर जी से हम कर चुके हैं और तमाम बातें कर चुके हैं।
मुख्य बातें थी कि नरेंद्र मोदी तीसरी बार आने की दावा जो कर रहे हैं उसमें कितना क्या कुछ बातें हैं, उस पर महंगाई, बेरोजगारी और ऐसे तमाम राष्ट्रहित के मुद्दे को लेकर अभी बता रहे थे। तो आखिरी सवाल, क्या रोक पाएंगे मोदी जी को? मोदी जी को बिल्कुल रोकेंगे। जनता समझे कि महंगाई और बेरोजगारी आपकी बिल्कुल देखिए, जनता को नहीं समझे ये हो ही नहीं सकता, क्योंकि लोगों की बातों पे यकीन नहीं हो रहा है जनता नहीं, को। क्योंकि जनता इसको जी रही है, इसको झेल रही है, और हमें सिर्फ जनता के पास उन्हीं मुद्दों को लेके जाना है। और एक बात जो मैं कहना चाह रहा था, बीच में आपने रोका था, तो मेरा ये अंतिम वक्तव्य समझ लीजिए कि कई बार विदेश नीति की बात की जाती है कि भारत का सम्मान बढ़ा है। पिछले 10-15 दिन में और में भी 1 महीने में प्रधानमंत्री ने 2 मुख्य यात्राएं की, एक अमेरिका की और एक फ्रांस की। उन यात्राओं में क्या हुआ, अमेरिका में इनके जाने के पहले 70 से ज़्यादा सीनेटर ने वहाँ के राष्ट्रपति को लिखा कि भारत में मानव अधिकार, प्रेस का फ्रीडम और जो यहाँ के जो माइनॉरिटीज़ हैं उनकी स्थिति खराब है, और जब प्रधानमंत्री आते हैं तो उनसे इन बातों की चर्चा की जाए। वहाँ के सारे प्रेस ने, जितने महत्वपूर्ण हैं, जिनका विश्व में ख्याति है, सब ने प्रधानमंत्री को इन मुद्दों पर क्रिटिसाइज किया। उसके बाद फ्रांस की बात कीजिए। फ्रांस में इनके जाने के 1 दिन पहले जो फ्रांस में ही यूरोपियन यूनियन का पार्लियामेंट है, उसने मणिपुर पर एक रेजोल्यूशन पास किया। ये बहुत शर्मनाक बात है कि हमारे देश की आंतरिक जो हमारी विषय है उसकी विदेश में चर्चा हो रही, और आज मणिपुर में जो स्थिति है कि विदेश में चाहे वो मानवाधिकार से जुड़े लोग हों, चाहे वो पत्रकार हों, चाहे वो राजनेता हों, इतनी किरकिरी हमारी हो रही है, तो कौन सी विदेश नीति हमारी सफल है? जबकि और जो इस दुनिया में ओपिनियन बनाने में यूरोप और अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ रहता है, और वहाँ के जितने बुद्धिजीवी वर्ग हैं वो आज हमें क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, सरकार को क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं। तो इन्हीं बातों को हम कहते हैं कि लोग हर तरह से इस सरकार की सच्चाई को 9 साल में देख लिए हैं, और ये जो आगे के सपनों को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं वो विश्वास नहीं करेंगे, क्योंकि लोगों ने सपनों के टूटने का दर्द महसूस किया है। चलिए, तमाम बातें आ चुकी है, बाकी और भी हम बातें करते रहेंगे। मणिपुर और समेत जो अलग अलग देशों से विदेश नीति पर क्या कुछ हो रही है वो भी अगली बार और अच्छे से समय निकाल कर आएंगे सर, तो पूरी बातें होगी। बाकी अभी के लिए इतना ही कहेंगे। करुणा सागर जी को धन्यवाद इतनी बातें बताने के लिए। मेरा नाम रविकांत हुआ, आप देख रहे हैं झकास भारत। धन्यवाद।